हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। मैं ऋषु कुमार आप लोग को स्वागत करता हूँ आशीष रंजन क्लासेस में। आज हम बायोलॉजी का टॉपिक सिखाए हैं। हम लोग पिछला में पढ़े थे, क्या पढ़े थे पिछला क्लास में कि वर्गीकरण के बारे में पढ़े थे। वर्गीकरण है क्या? तो वर्गीकरण हम लोग पढ़े थे कि कोई भी जीव को पहचान करने के लिए वर्गीकरण की जरूरी। जैसे हम लोग का जैसे पहचान करने के लिए जैसे लड़का है, अब यहाँ पर 10 लड़का रहेगा तो 10 लड़का के नाम हम उसको पहचान करने के लिए उसको करेंगे ना कि कौन है ना है, उसका नाम हम लेंगे ना। तब वर्गीकरण का शुरुआत इसलिए हुआ था कि हम उसको पहचान सकते हैं कौन जीव है न है। अब जैसे मान लीजिए जानवर है, कोई पेड़ है, कोई कीड़ा मकोड़ा है, कोई मनुष्य है, तो उसको पहचान करने के लिए वर्गीकरण का प्रयोग किया गया। उसको पहचान करने के लिए किसका प्रयोग किया गया? तो वर्गीकरण का प्रयोग किया गया। आगे का कोई जीव को पहचान करने के लिए किसका प्रयोग किया गया? तो वर्गीकरण का मतलब प्रयोग किया गया। हम उस जीव को पहचान सकते हैं। अब जैसे हम ही हैं तो हमको पहचान सकते, मतलब कभी तो पहचानेगा नहीं कोई पहचानेगा, मतलब कि जो ऑफलाइन जो लेकर पढ़ते हैं, जो गांव का जो जहाँ पर आते हैं उच्च क्षेत्र का हमको लेकर जानेगा। अभी तो हमको प्रचलित नहीं है तो हमको कोई नहीं पहचान सकता है। तब पहचान करने के लिए जैसे हम अपना पहचान बनाए हुए हैं, क्या चीज़ का? टीचर का बनाए हुए हैं, ठीक है। तो टीचर जैसा जैसा पहचान बनाइएगा उसके अनुसार है। तब वर्गीकरण का किस लिए प्रयोग किया गया? तो वर्गीकरण इसलिए किया गया था क्योंकि हम कोई जीव को पहचान सके, उसको नाम बता सकते हैं। जैसे अब ऋषु बोलेगा तो ऋषु जे को लेकर ऋषु रहेगा, उसको तो जाना पड़ेगा ना। जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? पहचान करने के लिए किसका प्रयोग किया? वर्गीकरण का किया गया। वर्गीकरण वर्गीकी क्या है? तो वर्गीकी जो वर्गीकरण के जो अध्ययन मतलब कि उस सिद्धांत को है उसको फॉलो करेगा, पढ़ेगा, अध्ययन करेगा, उससे क्या करते हैं? वर्गीकी करते हैं। अगला देखेंगे कि वर्गीकरण का मुख्य स्तर तथा पदानुक्रमी वर्गीकरण। बोला है कि वर्गीकरण का जो मुख्य स्तर है उसका क्या और मतलब उसको पद के अनुसार सजाएगा। जैसे मान लिया जाए कि हम बड़ हैं, मेरा भाई छोटा है, तो सबसे पहले बड़ से शुरुआत करेगा, उसके बाद छोट से शुरुआत करेगा, है ना। तो शुरुआत मतलब उसको सजाएगा। जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। जैसे बोल जा रहा है, श्री कृष्ण कहते हैं कि नज़र और नसीब का रिश्ता, श्री कृष्ण कहते हैं कि नज़र और नसीब का रिश्ता बड़ा अजीब होता है। नज़र और नसीब का रिश्ता बहुत अजीब होता है। नज़र को वही पसंद आता है जो नसीब में लिखा नहीं होता है। बोला जा रहा है कि नज़र और नसीब का रिश्ता बहुत बड़ा होता है, क्योंकि नज़र को वही पसंद होता है जो नसीब में नहीं लिखा होता है। नज़र हम देख रहे हैं आपको या हमको या कोई ऐसी चीज़ का होता है, उसको नज़र से हम देख रहे हैं, हम जानते हैं कि हमको नहीं होगा। जैसे श्री कृष्ण और राधा को तो मुलाकात होगा नहीं किया, तो हम लोग कौन गणित तो मूल्य है जी। आज प्यार नहीं देखा जाता है सर, आजकल पैसा और कौड़ी देखा जाता है कि आपके पास कितना पैसा है, क्या है न है, पर उसको पहले किया जाता है कि बैकग्राउंड क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है। इसको देख के आजकल जो भी लड़की है करती है, ठीक है। बोले यह शक्ल और सूरत सब कर्ज पर ले रखी है, यह शक्ल और सूरत सब कर्ज पर ले रखी है, वक्त आने पर इसका मालिक को लौटाना होगा। शक्ल जो अक्ल है वो सब को ही बोला जाता है, कर्ज है। जैसे शक्ल और कर्ज, जैसे हम लोग शरीर एक प्रकार का कर्ज, माता पिता का कर्ज है कि नहीं है।
हम जीते जी उनको नहीं चुका सकते हैं। ये शक और जो अक्ल जो है वो सब क्या है, कर्ज है। एक दिन मालिक को लौटाना पड़ेगा। जैसे हम लोग मरेंगे तो हम लोग को शरीर जो 5 तत्व में मिल जाएगा। 5 तत्व कौन कौन है? पवन, अरे हवा, वायु, पवन, अरे गगन, समीर आदि 5 तत्व से मिलकर बना है कि नहीं बना है? ठीक है। यहाँ देखिए, वर्गीकरण का मुख्य स्तर तथा पदानुक्रमीय वर्गीकरण का सबसे छोटा वर्गक जाति होता है। सबसे छोटा जाति क्या थी? सबसे वर्गीकरण का सबसे छोटा क्या चीज होता है? वर्गक होता है। सबसे छोटा कौन होता है? वर्गीकरण सबसे छोटा कौन होता है? वर्गक होता है। क्या होता है? वर्गक होता है। वर्गीकरण का सबसे छोटा जाति कौन होता है? वर्गक होता है। जो आधुनिक प्रणाली में जंतु वर्गीकरण को निम्न प्रमुख क्रमबद्ध श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। बोल रहा है जो आधुनिक जो प्रणाली है उसको मैं जंतु वर्गीकरण को प्रमुख 5 उसको क्रमबद्ध में, तो उसको लगातार सजाया गया, उसको क्रमबद्ध सजाया गया है। 5 श्रेणियों में सजाया गया। कौन कौन? जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। जगत मतलब दुनिया। जगत मतलब क्या? जगत जननी। जगत मतलब क्या? बोल रहे श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि गुण 36 नहीं चाहिए, बस 4 काफ़ी है, 4 ही काफ़ी है। अरे गुण 36 नहीं चाहिए हमको, 4 ही काफ़ी है। पहला अच्छा व्यवहार, दूसरा साफ नीयत, तीसरा साफ दिल और चौथा ईमानदार। अगर आपके पास 4 है तो 36 गुण हमको की ज़रूरत नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आदमी को जो 36 गुण की ज़रूरत नहीं होता, 4 गुण काफ़ी है। कौन कौन? अच्छा व्यवहार, आपका संस्कार क्या है नहीं है वो अच्छा व्यवहार मिल जाता है। साफ नीयत, कोई छल कपट नहीं होता, जो मुंह पर बोल दिया जाता है के पीछे में रखा जाता है वो नहीं होता है। और तीसरा होता साफ दिल, कोई छल कपट नहीं कि मुंह पर मांग बुराई कर रहे हैं और पीछे में बुराई कर रहे हैं, वैसा नहीं। और तीसरा चौथा क्या हो? ईमानदार। आप ईमानदार हैं तब ठीक है। ठीक है, फिर क्या? देखिए, जगत मतलब दुनिया, संघ मतलब सब साथ में मिलकर, संग्रहालय जो दुनिया में संग्रहालय जो होता है उसको संग्रहालय। वर्ग मतलब उसको रखा जाता है, कौन वर्ग में रखा गया, जैसे मानव कौन वर्ग में रखा गया है, जंतु कौन जाति, पादप को कौन जगह में रखा गया है। वर्ग हो गया, गण उसका गुण, ठीक है। कुल उसका पूरा कितना फैमिली है, कितना थी, जैसे घर में कितना फैमिली है उसके बारे में। कुल मतलब टोटल साइंस का जैसे बोले कि टोटल आप कितना भाई बहन है, कितना माता पिता सब मिला के टोटल मतलब कुल, ठीक है। तीसरा क्या है? वंश में तो जानवे करते हैं जो हम लोग का जैसे माता पिता के जैसे वंशज हम लोग हैं, है ना। जाति हम लोग को ये नहीं, जाति जैसे लड़का जाति हो गया, लड़की जाति हो गया। यहाँ पर लड़की का भेदभाव नहीं होना चाहिए, लड़की का भेदभाव नहीं कि लड़की है तो इसको नहीं पढ़ा। भाई साहब, जो लड़का है जो लड़की है, अगर लड़की नहीं रहेगा तो लड़का कहाँ से आएगा, अगर लड़का नहीं रहेगा तो लड़की कहाँ से आएगा। तो जीवन में दोनों को जो होना जरूरी है, लड़का और लड़की दोनों को, अगर नहीं रहेगा तो दुनिया आगे नहीं चलेगा। तो जाति, वंश, कुल, गण और संघ, जगत और वन और वर्ग, के को हो गया 7 को हो गया। वर्गीकरण प्रमुख रूप से कितना क्रमबद्ध में सजाया गया है? 7 को। कौन कौन? जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। यहाँ तो कोई दिक्कत है? नहीं। यहाँ देखिए, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति को कहा जाता है। वर्गीकरण का सबसे छोटी, यहाँ पर देखिए, वर्गीकरण का सबसे छोटा वर्गीकरण का सबसे छोटा कौन है? तो वर्गक हो गया। और आधुनिक प्राचीन वाला में हो गया, आधुनिक वाला में जाति सबसे छोटा हो गया। अब पहले वाला में कौन सा हो गया? वर्गक हो गया। याद कीजिएगा सर, जो प्राचीन आधुनिक में सबसे छोटा हो गया जाति, और ऐसे हो गया वर्गक हो गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है? वर्गीकरण का सबसे छोटा कौन है? तो वर्गक है।
अब आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटा कौन है? तब जाति है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या है कि 5 जगत प्रणाली है। 5 जगत प्रणाली, जब जगत प्रणाली 5 को है, कौन कौन है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। अब यहाँ पर देखिए कि 5 जगत प्रणाली का खोज कौन किए थे? आर्च विटेकर किए थे। 1962 ईस्वी में किए थे, जब जीवों पर अध्ययन कर रहे थे। जैसे जीव पर पहला अध्ययन कौन किए थे? अरस्तु किए थे। अरस्तु के बाद कौन किए थे? अरस्तु के बाद कौन किए थे? कौन किए थे? कार्लोस लिनियस के थे। अगला जो 5 जगत प्रणाली जो है, इनका चर्चा कौन किए थे? आर्च विटेकर किए थे। कब किए थे? 1962 में किए थे। कब किए थे? 1962 में किए थे। 5 जगत में जीवों का वर्गीकृत करने का मुख्य आधार कोशिका को संरचना की जटिलता, शारीरिक संगठन, पोषण विधि, जीवन चक्र तथा जाति वृत्ति संबंध रखा गया है। जो आर्च विटेकर ने प्रस्ताव देखो बोला है कि जो आर्च विटेकर जो थे, इसलिए 5 जगत प्रणाली के मध्य किए थे। कौन इसलिए? जैसे बोले कि आर्च विटेकर जो थे क्यों 5 जगत में बांटे थे? यहाँ पर सवाल उठ रहा है सर कि आर्च विटेकर जो थे 5 जगत प्रणाली में क्यों बांटे थे? तो क्योंकि उसका कोई जीव को उसका शरीर बनावट पहचान सके, उसका संरचना पहचान सके और उसका पोषण पहचान सके। कोई पोषण कैसे करता है, खाना क्या खाता है। तो इसलिए 5 जगत में बांटे थे। कौन कौन? पहला हो गया मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, या तीसरा हो गया पादप, यानी इसको बोल सकते प्लांटी बोल सकते। इसका चौथा हो गया कवक, अब 5वां हो गया जंतु। यहाँ तो कोई दिक्कत है? आर्च विटेकर ने 5 जगत प्रणाली किस लिए बांटे थे? क्योंकि जीव को पहचान सके, वो क्या खाता है, कैसे रहता है, उसका आकार क्या है। इसलिए जीवों को 5 भागों में बांटे हैं। पहला हो गया मोनेरा, दूसरा हो गया प्रोटिस्टा, तीसरा हो गया प्लांटी यानी पादप, और चौथा हो गया जो कवक हो गया, 5वां हो गया जंतु या 3 में लिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है सर? आर्च विटेकर ने जीवों को 5 जगत में कौन कब बांटे थे? तो 1962 में बांटे थे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है? मोनेरा है क्या? मोनेरा क्या है? तो इस जगत में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक को जीवों का सम्मिलित किया गया। एग्जाम्पल जैसे देखिए यहाँ पर कोशिका 2 भागों में बांटा गया। कोशिका कितना भागों में बांटा गया है? पहला हो गया यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक, और दूसरा हो गया प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। पहला हो कोशिका कितना वर्ग में बांटा गया? 2 वर्ग में बांटा गया। कौन कौन? पहला होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका किससे कहते हैं? इसको बहुकोशिकीय जीव पाया जाता है। बहुकोशिकीय होता है, इसमें बहुत सारा कोशिका पाया जाता है, एक से अधिक कोशिका पाया जाता है, उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और जो केवल एक कोशिका पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो मोनेरा प्रोकैरियोटिक कोशिका का अंतर्गत आता है। जैसे एक कोशिकीय जीव है मोनेरा, एक कोशिकीय जीव है। यहाँ पर क्वेश्चन करेगा मोनेरा कैसा है? एक कोशिकीय जीव है। यूकैरियोटिक कोशिका किससे कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव है, इसको में होता है। यूकैरियोटिक में बहुत कोशिकीय होता है और यूकैरियोटिक में बहुत होता है, बहुत सारा कोशिका होता है, और प्रोकैरियोटिक में एक कोशिका होता है। इसलिए बोला है कि मोनेरा में बहुत एक कोशिकीय जीव होता है। एक कोशिकीय जीव होता है, जैसे जीवाणु हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, जीवाणु हो गया, नील हरित सब हो गया, शैवाल हो गया, माइक्रोप्लाज्म हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है सर कि निम्नलिखित में से कोशिकीय, हमेशा ही कंपटीशन या मतलब कुछ ना कुछ एग्जाम में पूछ देता है। क्या पूछता है सर कि मोनेरा का निम्नलिखित में से कौन है, या एक कोशिकीय जीव कौन है? निम्नलिखित में से कोशिकीय जीव कौन है? तो वो कौन है? इसको में से कोई जैसे दे देगा नील हरित, शैवाल, जिसमें क्या है? एक कोशिकीय जीव है। यहाँ पर एक कोशिकीय जीव कौन कौन है सर? एक कोशिकीय जीव कौन कौन है? जीवाणु हो गया, दूसरा हो गया साइनो हो गया,
तीसरा हो गया जीवाणु हो गया, जीवाणु तो हो गया सर, या नील हो गया, नील हरित। चौथा हो गया शैवाल। पांचवा हो गया माइक्रोप्लाज्मा। सर यहाँ पर अब यह होगा, हम इतना नहीं जानेंगे माइक्रोप्लाज्मा निम्नलिखित में से किसका उदाहरण। ऑप्शन आपके पास रहेगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, जंतु और पादप। तो कौन हो जाएगा सर? तो मोनेरा होगा, क्योंकि एक कोशिकीय जीव है माइक्रोप्लाज्मा। जो माइक्रोप्लाज्मा हुआ एक कोशिकीय जीव है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि माइक्रोप्लाज्मा कितना कोशिकीय, बहुकोशिकीय है कि एक कोशिकीय है? तो यहाँ पर क्वेश्चन उठेगा कि एक कोशिकीय है। जो मोनेरा साइनो हो गया एक कोशिकीय, जीवाणु हो गया एक कोशिकीय, हरित नील हरित शैवाल कितना हो गया? एक कोशिकीय। यहाँ तो कोई दिक्कत है सर? श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने भी दिया एक बूंद भी सहारा, अगर जिसने भी दिया एक बूंद भी सहारा, अगर जिंदगी रही तो समंदर लौटाएंगे। अगर कोई हमको एक बूंद अगर सहारा दे रहा है, एक थोड़ा सा भी सहारा दे रहा है, तो समय का इंतज़ार कीजिए। जो हमको थोड़ा सा, जो हमको लाठी पकड़ने के लिए सिखा रहा है, आने वाला समय में हम उनको समंदर भर जैसे उनको जितना सहायता हो सके उतना लौटाएंगे। जैसे हमको 10 रुपया दीजिएगा, आने वाला दिन में आपको समय के अनुसार आपको 100 रुपया देंगे। इसलिए बोला है कि समंदर, आप थोड़ा सा भी सहारा कोई दे रहा है, आने वाला समय में इतना उनको सहारा दीजिए कि कभी एहसास ना हो कि हम उसको सहायता किए थे, कभी एहसास ना हो कि हमको वो सहायता किया था या हम उसको किए थे। ऐसा नहीं होने दीजिए। आपको नाम ले ना कि आपको नाम लेके ना जितना कर ली उतना कर देते। जैसे गांव घर में क्या होता है कि पाव भर आटा हुआ तब उसको ये आधा किलो लौटाएंगे, ये ना कहेगा कि हम थोड़ा दिल वक्त पर दिलू हल। तो आप भी तो कह सकते हैं ना सर कि आप दिए थे पाव भर, हम दिए थे आधा किलो। तो अगर आपको थोड़ा सा भी कोई सहारा दे रहा है, आप उतना उसको सहारा दीजिए, वो आपको मरते मरते दम तक आपको नाम लेते रहे। बोला कि सबसे खराब समय को झेलने वाला व्यक्ति होता है, सबसे खराब होता है समय को झेलने वाला व्यक्ति सबसे अच्छा भविष्य का निर्माण करता है। जो सबसे ज़्यादा समय का उसका खराब हो, वो आने वाला समय में इतना बेहतरीन आदमी बनता है, इतना बेहतरीन आदमी को अपने अनुसार समय को चलाता है। अभी समय जैसे हमको गिरल है, उस समय उनको कोई नहीं पूछता है, क्या कोई नहीं पूछे, सही बात है, कोई नहीं पूछता, मेरा वीडियो को कोई नहीं देखता है। मत देखिए साहब, अभी हमको समय खराब है इसलिए आप लोग नहीं देखते हैं, मत देखिए। जब समय होगा हम भी रहेंगे वही, आप लोग वही रहेगा बस। बोलिए राधे राधे। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम जानकी नायकम। देखिए अगला क्या हो गया? प्रोटिस्टा हो गया। अगला क्या होगा? हम पढ़े मोनेरा, पढ़े मोनेरा एक कोशिकीय जीव है। प्रोटिस्टा पढ़ेंगे तो इस जगत में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक कोशिका जीवों को सम्मिलित किया गया है। इसको बोले प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय जीव को रखा गया है। प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय, जैसे अपवाद में कुछ हो जाता है प्रकृति में, प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय जीव को रखा गया है। ठीक है, जैसे हो गया प्रोटोजोआ संघ हो गया। ठीक है, अमीबा, पैरामेसियम, यूग्लिना। यहाँ पूछ देगा कि पैरामेसियम कौन जगत में आता है सर? तो प्रोटिस्टा में आता है सर। पैरामेसियम किसको में आता है सर? तो प्रोटिस्टा में आता है सर। अमीबा किसको में आता है सर? प्रोटिस्टा में आता है सर। यहाँ तो कोई दिक्कत है सर? प्रोटिस्टा क्या होता है कि इसको में एक कोशिकीय जीव यूकेरियोटिक कोशिका को रखा गया। यहाँ पर कोई ये न करा है कि प्रकृति में रखा है, एक कोशिकीय जीव, यहाँ पर दर्शा देगी एक कोशिकीय जीव को यूकेरियोटिक कोशिका में रखा गया है। उससे क्या करते हैं? प्रोटिस्टा कहते हैं। जैसे प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ किसका भाग है सर? तो प्रोटिस्टा का भाग है। ठीक है, श्री कृष्ण कहते हैं कि 1000 चाहने वालों से बेहतर है एक समझने वाला। 1000 चाहने वाला से हमको मतलब नहीं, अगर एक चाहने वाला अगर मिल जाता भविष्य में आपको, अगर एक आदमी आपको अपने से बढ़कर मानेगा, वो समझिएगा कि आप क्या हैं। आजकल ऐसा नहीं है सर। आप जिसके पीछे पागल वो दुनिया के पीछे पागल। आप जिसके पीछे पागल हैं
आप जिसके पीछे पागल है वो दूसरी दुनिया के पीछे पागल है, ठीक है। आप ईगो के पीछे हैं तो आपके जो आप ईगो के पीछे हैं, जो ईगो को आप मानते हैं वो 100 के मानता है। इसलिए उस काबिल बन जाइए कि छोड़ने वाला भी पछता है कि हम उसको बेकार छोड़ दिए। तो छोड़ने वाला भी कहे कि हम उसको बेकार छोड़ दिए थे, अगर रहते तो आज हम भी अच्छा रहते हैं। इसलिए बोला था कि बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया। समय का इंतजार कीजिए, सबसे बड़ा समय होता है सर। आदमी बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। अगर समय में पास गिरल है, समय वो करेगा। दुनिया क्या बोलता है हमको नहीं मतलब है। जब हम स्टार्ट किए थे ऑफलाइन कोचिंग, उस समय भी सब बोलता कि क्या पढ़ाएगा ये। भगवान के देने से हमको ऐसा कोचिंग चला, 4-5 जगह हमको ब्रांच खुला है। सब ऊपर वाला का देना है। अगर ऐसा आशीर्वाद अगर हमको भगवान अगर देते हैं, या जो भी देवी दुर्गा जो हम माता पिता गुरु का आशीर्वाद रहेगा तो आगे बढ़ जाएंगे सर। अगर नहीं रहेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमको समझावे का भी तरीका भी अच्छा नहीं लगता होगा कि ऐसे समझाता है, तो क्या करे सर। बोले है सर थोड़ा सा शायरी मार देते हैं कि जीवन के कुछ क्षण बिगड़ जाने से, जीवन के कुछ क्षण बिगड़ जाने से सारा जीवन व्यर्थ नहीं होता है। बोला है कि जीवन का कुछ क्षण बिगड़ जाता है, जीवन का कुछ क्षण बिगड़ जाता है तो ये नहीं होता है कि उसके लिए पूरा जीवन बर्बाद कर दे। अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो ये नहीं सोच के कि उनको साथ वो बुरा कर रहा था, हम अपना जीवन नहीं रखेंगे। अरे भाई साहब, अगर वो नहीं अच्छा लग रहा जीवन तो अपने आप को तो रखेंगे ना। आपका जीवन है, आपका माता पिता, आपका परिवार है, वो तो देखेगा ना जी। आपका माता पिता बचपन से पाले पोसे हैं, वो तो देखेंगे ना। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास लेकर आया है, अगर देखो बोला जाए अगर परमात्मा कष्ट के पास लेके आया है तो कष्ट से भी परमात्मा निकालेगा सर। अभी जो हमको कठिन का जो परीक्षा का समय है, मतलब कठिन का समय है, तो आज हमको साथ बुरा हो रहा है, आज हमको कोई वीडियो नहीं देख रहा है, तो आने वाला समय में परमात्मा ही अब आप लोग के बीच में हमको मेरा वीडियो भेजेंगे। इसलिए हम कर्म करते आए, सब फल का चिंता नहीं करते आए कि हमको फल मिलेगा। चलिए सर, आधा घंटा 1 घंटा हम लोग तो इसी पर बात कर देते हैं। आधा घंटा क्या कि रील देखे में, ये करने वो करने में हम पढ़ा रहे हैं सर, तब आपको से ज़्यादा हमको फ़ायदा कर रहे। ठीक है, आपको हम नहीं देख रहे हैं मेरा वीडियो, ठीक है, हम तो सीख रहे हैं ना पढ़ाने के लिए, हम तो पढ़ रहे हैं ना। ये चीज़ें हम जैसे हम यही याद करेंगे तो याद नहीं होगा। अभी हम समझा रहे तो हमको याद हो जा रहा है। क्यों हो रहा है सर? आपको ज़्यादा हमको पढ़ रहा है ना, इसलिए हमको हो रहा है। ठीक है, समय समय की बात है, कुछ अच्छा कुछ बुरा, जब समय आता है सब सिखला देता है, ना समय से पहले ना समय के बाद। बोले कि एक बार जब अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण को कि भगवान इस दीवार पे या इस बोर्ड पे कुछ ऐसा लिख दीजिए कि जो खुशी में रहे जो दुखी हो जाए, या जो कोई खुशी में रहे जो दुखी हो जाए, और जो दुखी में रहे तो खुश हो जाए। ऐसा क्या श्री कृष्ण लिखते हैं? तो ऐसा लिखते हैं कि वक्त है भाई साहब, वक्त है। आप हंसते भी रहिएगा तो गुजर जाएगा, अगर रोते भी रहिएगा तो गुजर ही जाएगा। ये नहीं कि रुक जाएगा आपके चलते। आप दुनिया में रहिएगा तब पर भी समय चलेगा, अपना दुनिया में रहिएगा तब पर भी समय चलेगा। जैसे बोला जाता है कि जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो पृथ्वी को भी ठोकर मार के आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी को भी लात से आगे मार के आगे बढ़ते हैं। जब रास्ता हम लोग चलते हैं तो ठोकर मारते हैं, रास्ता चुनाते जमीन को भी ठोकर मारते हैं ना सर। जीवन में ठोकर लगेगा, जीवन में ठोकर लगेगा, बशर्ते उसको संभलने के लिए आपको कायम होना रहना चाहिए कि हम उसको कैसे संभल सके। दुनिया है सर, आपको जीने नहीं देगा चैन से। दुनिया चाहे कि आपको पीछे खींचते जाए। आप हमको जान रहे हैं, हमको व्यूज अभी नहीं जाता है, मरते जाए, क्या दिक्कत हो जाएगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बाकी जो हम समय आज दे रहे हैं ना, हम जान रहे हैं कि आने वाले समय में कुछ अच्छा होगा। कोई जीरो से स्टार्ट करता है ना कि कोई
100 से लेकर कोई हमको प्रचार प्रसार नहीं चाहिए। हमको हम आज बता रहे हैं, हमको आज तक हकीकत बता रहे हैं, तब हमको कोई सपोर्ट अभी तक नहीं किया है। जो भी हम किए अपना सब्सक्राइब अपना स्टूडेंट जो भी हो किया है, बाकी आपको ये वर्ड नहीं पड़ता कि वो सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए अगर हमको वीडियो अच्छा लगता है तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं अच्छा लगता है नहीं कीजिएगा, नहीं लाइक कीजिएगा, नहीं शेयर कीजिएगा। अच्छा लगेगा तभी कीजिएगा, नहीं लगेगा नहीं कीजिएगा। दुनिया का हमको पागल नहीं बनना है। दुनिया हमको बारे में ऐसा सोच रहा है वैसा सोच रहा है, सोच रहे कीजिए, हमको खाना भी नहीं दे रहा दुनिया। देखिए पादप यानी कि प्लांटिंग, इसमें बहुकोशिकीय हरे पादपों को रखा गया है। इनमें पोषण प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। सभी पादप देखिए बोल रहा है या प्लांटिंग की बात करें, पादप के बारे में बात करें तो एक में सब जानवर करते हैं जिसका पोषण प्रोसेस होगा, प्रकाश संश्लेषण से होगा। जितना भी पेड़ पौधा का जो पोषण होगा किससे होता है, तो प्रकाश संश्लेषण होता है। इसको हरे पौधे होता है, इसका में जितना हरा पौधा है सब हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण से अपना पोषण प्राप्त करेगा। तो पादप समझ में आया, प्रोटिस्टा समझ में आया। प्रोटिस्टा क्या कहलाता है सर जी? मोनेरा प्रोटिस्टा जो एक कोशिकीय जीव को यूकेरियोटिक कोशिका में कहाँ गया सर? यूकेरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया जाता है। यूकेरियोटिक जीवों को क्या सम्मिलित किया जाता है? एक कोशिकीय जीव को यूकेरियोटिक जीवों में रखा जाता है। इसे क्या कहते हैं? प्रोटिस्टा कहते हैं। मोनेरा किसे कहते हैं? जिसको में एक कोशिकीय जीव को यूकेरियोटिक जीवों में सम्मिलित किया जाता है, इसे मोनेरा कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल बोलेगा कि मोनेरा का एग्जाम्पल दीजिए। मोनेरा का एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया, अग बैक्टीरिया, जीवाणु, बहुत सारा ऐसा चीज़ है। ठीक है, अगला क्या देख रहे हैं हम लोग? पादप में प्रकाश संश्लेषण से अपन भोजन प्राप्त करेगा, तो उसे क्या करेंगे? पादप करेंगे। ठीक है, अगला क्या है सर कि जंतु, तो इसको मैं प्रोटोजोआ को छोड़कर समस्त जंतु सब देखो, प्रोटोजोआ को छोड़कर बाकी जितना सब जंतु है सब किसको में आता है सर जी? जंतु में आता है, एनिमिलिया में आता है। हम लोग भी इसको में आते हैं, जंतु एनिमिलिया में आते हैं। पूछेगा कि प्रोटोजोआ को छोड़कर बाकी जीव किसको में आता है, तो किसको में आता है? तो जंतु में आता है। किसको में आता है? तो जंतु में आता है। प्रोटोजोआ को छोड़कर बाकी जो जीव होता है किसको में आता है? जंतु में आता है। हम लोग किसको में आता है? तो जंतु में आते हैं। यहाँ तक दिक्कत है। अगला क्या है कि इसमें कवक, देखिए कवक तो भी लिखे नहीं है, समझा दें तो छोड़िए, समझा देंगे मटकला का बात। ठीक है, देखिए सर हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहेंगे, हम बहुत सुंदर होने से प्रेम नहीं होता, सुंदर होने से प्रेम नहीं होता, जिससे प्रेम होता है वही सुंदर लगने लगता है। सुंदर होने से प्रेम नहीं होता है सर। अगर हम सुंदर लग रहे हैं तो हमको से किसी से प्रेम नहीं हुआ। जिससे प्रेम होता है वही आपके लिए सुंदर होता है, दुनिया नहीं होता है। जैसे मेरे लिए आप सुंदर हैं, आपके लिए हम सुंदर नहीं हो सकते, बाकी मेरे लिए आप सुंदर हैं, भगवान हैं। तब प्रेम का मतलब सुंदर होने से नहीं होता सर, उसका मन सुंदर होने से होता है। आपका मन कितना सुंदर है, आप कितना ईमानदार हैं, कितना लॉयल हैं, ये होता है। ये ना कि हम क्या बोले कि हम एगो से बात करें, इसको से बात करें, गला से 10 को से बात करें, और सब नहीं होता है। प्रेम का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक होता है, 10 नहीं होता, 1000 नहीं होता है। प्रेम 1 से होता है, 1000 से नहीं होता है। चलिए, थैंक्स। सपोर्ट कीजिए, करना रहेगा तो कर दीजिएगा भाई साहब, नहीं तो आप लोग का इच्छा। जय हिंद, जय भारत। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिहार।